नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत डीपीएसपी को पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी के अंतर्गत कुल 36 से लेकर 45 तक अनुच्छेद 36 से लेकर 45 तक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज आगे हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 46 में देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हित को आगे बढ़ाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आर्थिक और दुर्बल यानी कि किस किस को अनुसूचित जाति, जनजाति और जो हमारे समाज में दुर्बल वर्ग होंगे उनके क्या क्या करेंगे, तो शैक्षिक और आर्थिक हित को क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे सरकार। ये कहाँ वर्णन है, तो आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत क्या कहा है, नागरिक को जो सरकार जो है नागरिकों को क्या दी, पोषक आहार देंगे, लोक स्वास्थ्य में जो उनकी स्वास्थ्य सुविधा उनमें सुधार करेंगे और शराब और अन्य मादक पदार्थ वे जो नागरिकों को, जो हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा उन सभी पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। अर्थात यहाँ पे एक चीज़ और देखें हम लोग आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही, तो प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख की यहाँ चर्चा करें तो इसके अंतर्गत 3 आयाम है। पहला क्या है इसके पैरामीटर प्राथमिक कर्तव्य के उल्लेख में, पहला है जीवन स्तर में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। दूसरा पोषाहार में सुधार करेंगे और तीसरा स्वास्थ्य में सुधार करेगा। और इसके अन्य दूसरे पहलू देखें तो मादक पदार्थ यानी शराब एवं अन्य मादक पदार्थ के उत्पादन और सेवन पर रोक लगाएंगे सरकार। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, जो कि नागरिकों को पोषक आहार देना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थ के उत्पादन एवं सेवन पर रोक लगाएंगे। कौन, तो सरकार। किस माध्यम से, तो आर्टिकल 47 के माध्यम से। और आर्टिकल 47 को क्या कहा गया है, तो प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है आर्टिकल 47 में। बात करें आर्टिकल 48 तो कृषि एवं पशुपालन का गठन तथा गाय एवं दुधारू पशुओं को वध का निर्देश। कृषि एवं पशुपालन क्या करना है, गठन तथा गाय और दुधारू पशु हैं उनके वध का निषेध यानी वध का रोकेंगे। अर्थात यानी ये कहा जाए जो कि भारतीय संविधान वाकई में सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। जानवरों के अधिकार की भी जब चर्चा की गई है तो हमारे संविधान में किया गया है। और 48 में देखें तो मूल रूप से सीधा हम कर सकते हैं जो कि वो जानवरों के अधिकार के बारे में किया गया है। इसके पहले पार्ट में देखें आर्टिकल 48 के और 2 भाग में तोड़ दे तो पहले भाग के अंतर्गत यह कर सकते हैं जो कि कृषि और पशुपालन में क्या करना है, तो इनका जो गठन होगा तो किस आधार पर इनका गठन, अर्थात क्या होगी, ये गठन के माध्यम से इसका क्या किया जाए, सरकार के द्वारा कृषि और पशुपालन में सुधार किया जाएगा, अर्थात गठन किया जाएगा। और इस सुधार के अंतर्गत जो है, गठन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी का क्यों प्रयोग करेगा, तो कृषि और पशुपालन में सुधार लाने के लिए इसका गठन करेगा और उस गठन में क्या करेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो दुधारू और गाय एवं दुधारू पशु जो भी होंगे उनके वध पर रोक लगाएगा। अर्थात आप लोगों ने सुना होगा बीफ यानी गाय का मांस को बीफ कहते हैं, उनके बार हम लोग देख रहे हैं, कई बार ये चर्चा में आ जाती है जो कि इसके गाय की मांस की बिक्री पर, गाय की वध पर रोक लगना चाहिए। तो यह जो वध के रोक की जो बात की गई है यानी गाय और दुधारू पशुओं के वध का निषेध की बात की गई है, तो वह कहाँ किया गया है, तो वह है 48 में। तो आर्टिकल 48 में हम लोगों ने क्या देखा, कृषि एवं पशुपालन का गठन किया जाएगा तथा गाय एवं दुधारू पशुओं के वध का निषेध किया जाएगा। आर्टिकल 49 को देखें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु और स्थानों का संरक्षण, यानी जो भी हमारे देश में राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे जो वस्तुएं हैं और स्थान है, उन सभी को क्या करना है, हमारे सरकार के द्वारा आर्टिकल 49 में ये कहा गया हमारे संविधान में, जो कि सरकार इसे क्या करेगी, संरक्षण करेगी। अब यहाँ बताइए जो कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, स्थान है और जो भी विरासत की जो वस्तुएं रखी हैं हमारे देश के अंतर्गत, इसका संरक्षण कौन करता है, भारत सरकार के अंतर्गत कोई विभाग है, उस विभाग का क्या नाम है, तो उस विभाग का नाम है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। पुरातत्व का नाम है तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तु एवं स्थानों का संरक्षण किया जाता है। तो इसका कहाँ वर्णन है, तो आर्टिकल 49 में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण। आर्टिकल 50 की बात करें तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 में क्या है, तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति दोनों पद पे नहीं विराजमान रह सकते हैं, यानी कार्यपालिका अलग होगा और न्यायपालिका दोनों अलग होंगे, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगे, दोनों को अलग करना। लेकिन यहाँ हम लोग एक बात ध्यान रखें, जो कि आज़ादी से पहले क्या, तो आज़ादी से पहले हमारे देश के बहुत से ऐसे पद थे जिस पर कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों कार्य, दोनों अधिकार एक ही पद के अंतर्गत शामिल था। दोनों क्या था, दोनों का अधिकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अधिकार आज़ादी से पहले देखा जाए तो बहुत से ऐसे पद थे जिस पद पे क्या थी, जो कि दोनों का अधिकार एक ही पद पर बैठे व्यक्तियों को दोनों अधिकार थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका के। लेकिन आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। लेकिन वर्तमान समय में भी आप देखें तो डीएम, एसडीओ, एसडीएम का जो पद होता है, तो ये कार्यपालिका, डीएम में देखिए इसके आगे ये तो होती है कलेक्टर यानी जिलाधिकारी, लेकिन इसे जिलाधीश क्यों कहते हैं डीएम को, क्योंकि जिलाधीश यानी डीएम को एक जिलाधिकारी को जिलाधीश क्यों कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं। तो अगर यहाँ भी बात करते हैं, कार्यपालिका भी हो गई और न्यायपालिका दोनों एक ही पद पे, डीएम के अंतर्गत दोनों आ गए, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एसडीओ को एसडीएम क्यों कहते हैं, एसडीओ में भी एसडीओ जो है वो भी एसडीएम के पद पे संभालते हैं। अर्थात एसडीओ में भी देखा जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों समाहित है। अगर यहाँ देखा जाए तो डीएम और एसडीओ, इससे संबंधित और भी कई सारे पद हैं हमारे देश में वर्तमान समय में। लेकिन अगर यहाँ पे एक नोट की तरफ अगर बात किया जाए, जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो कि एक पद के पास क्या, तो एक पद के पास अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शक्ति हो क्या, तो एक ही पद के पास कार्यपालिका और न्यायपालिका की दोनों शक्ति प्राप्त हो, तो यह जो शक्ति हुई, यह शक्ति जो है पृथक्करण सिद्धांत के, यानी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का क्या हुआ, उल्लंघन। अगर एक ही पद में दोनों शक्तियां समाहित हो, तो उस पद के द्वारा क्या किया जा रहा है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में क्या वर्णन किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अर्थात आर्टिकल 51 को हमारे संविधान के अंतर्गत क्या कहता है, तो विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। विदेश नीति का संवैधानिक आधार क्या है, संवैधानिक आधार की बात करें तो हमारे देश के लिए हमारे जो भारत की संविधान है, इसका विदेश नीति का संवैधानिक आधार कौन है, तो वह है आर्टिकल 51। इसके अंतर्गत देखा जाए तो कुल चार पैरामीटर दिए गए हैं, 4 स्तंभ का निर्माण किया गया है। वह पहला क्या है, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। लेकिन 3 अन्य जो है वो भी याद रखना जरूरी है, वह अन्य 3 आप लोग सुन लीजिए। दूसरा है जो कि सभी राष्ट्रों के मध्य क्या करना, जितने भी राष्ट्र है हम पूरे विश्व में, सभी राष्ट्रों के मध्य क्या करना है, सम्मानजनक और न्यायसंगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। भारत क्या करेगी, तो सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्यायसंगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। और तीसरा याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों को पालन कर क्या करेगी, बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो भी होगी, उन सभी संधियों और समझौतों के क्या करेगी, पालन करेंगे और पालन के संबंध में उसे बढ़ावा भी देंगे। इसके अंतर्गत चौथा अगर बात रखें, चौथा क्या है, तो भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विवाद होगी, उसका जो समाधान हो वह मध्यस्थता के रास्ते से हो। तो आर्टिकल 51 को हम लोगों ने क्या देखा, जो विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। विदेश नीति का संवैधानिक आधार क्या है, तो वह है आर्टिकल 51। क्यों है, तो इसके क्यों कहा जाता है, इसके अंतर्गत 4 है पैरामीटर। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा भारत, और दूसरा है सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्यायसंगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। तीसरा है जो कि
जो भी संधियाँ होगी, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते को पालना को बढ़ावा देगा। और चौथा बात करें तो भारत चाहता है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान मध्यस्थता से हो। इस प्रकार हम लोगों ने देखा DPSP के अंतर्गत जो कि 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद थे उन सभी अनुच्छेदों को हम लोगों ने बारी बारी से अध्ययन किया। तो आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत जो कि बाद में नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। बाद में नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से जोड़े गए तो 42वां संविधान संशोधन के तहत DPSP में 39A यानी 39A, 43A, 48A और 39F को जोड़ा गया। 39A के अंतर्गत देखें तो 39A के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्राप्त करना। 39A होगी क्या तो निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्राप्त करना। बात करें 43A का तो उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी को देना। बात करें 48A की तो 48A में कहा गया जो पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। और बात करें 39F का तो बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। बात करें अब आगे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किसे जोड़ा गया तो वह जोड़ा गया 38 क्लॉज 2 को। इसमें क्या कहा गया आय की असमानता, प्रतिष्ठा और सुविधाएं की अवसर की असमानता को कम करना। यानी आय की जो असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करना किसमें दिया गया है तो वह दिया गया 38 क्लॉज 2 में। बात करें 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत 43B को जोड़ा गया। 43B को जोड़ा गया। 43B में क्या 43B के अंतर्गत देखें तो सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। सहकारी संस्थाओं की उन्नति करने के लिए 97वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा 43B के माध्यम से DPSP में जोड़ा गया। किसके तो 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा 43B को DPSP में समाहित किया गया। अब आगे हम लोग देखें जो कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण और विचारधारा। तो यानी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था जो कि समाजवादी है एक कल्याणकारी राज्य। इसमें कैसे समाज के गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी और पश्चिमी जो क्या पश्चिमी बौद्धिक और पश्चिमी यूरोपीय का विचार यहाँ पर भी विचारधारा है। तो उन सभी विचारधाराओं को देखते हैं किस किस आर्टिकल में है। समाजवादी विचारधारा की बात करें तो वह है 39B, 39C और 43A में। समाजवादी विचारधारा कहाँ है तो 39B, 39C और 43A में। 39B में क्या है तो देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। 39B, 39C की बात करें तो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। और 43A की बात करें तो उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी देना। अगर उदारवादी या गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो वह है 40, 47 और 48। 40 में क्या कहा गया है तो पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करना। अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 47 की बात करें तो नागरिकों को पोषक आहार देना एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थ पर उत्पादन पर एवं बिक्री पर क्या करना तो रोक लगाना। अगर बात करें 48 की तो 48 में आर्टिकल 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध। अब बात करें जो कि उदारवादी यानी बौद्धिक या पश्चिमी यूरोपीय विचारधारा यहाँ पे कौन सा है तो वह है आर्टिकल 49 और 50 में। आर्टिकल 49 और 50 में क्या है तो पश्चिमी यूरोपीय विचारधारा को उदारवादी, बौद्धिक या पश्चिमी विचारधारा को देखा यहाँ पर गया, समाहित किया गया है। क्या है 49 में तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु और स्थान है उसका सरकार क्या करेगी तो उसे संरक्षण प्रदान करेगी। और आर्टिकल 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आगे देखें तो निदेशक तत्वों के बारे में कथन कौन से लोग क्या कहे नीति निदेशक तत्व को तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है KT शाह यानी संविधान सभा के सदस्य थे। KT शाह जो थे एक संविधान सभा के सदस्य भी थे। उन्होंने क्या कहा नीति निदेशक तत्व के बारे में तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करती है। क्या कहा है KT शाह ने तो एक ऐसे चेक है DPSP जो भुगतान बैंक की इच्छा पर अर्थात
यानी कि यह राज्य की, इसे क्या कर सकता है, इसे लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्य चाहे तो डीपीएसपी को लागू भी कर सकता है, अगर न चाहे तो नहीं भी लागू कर सकता है। इसलिए संविधान सभा के एक जो सदस्य थे के.टी. शाह, उन्होंने कहा जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री नसरुद्दीन ने कहा जो कि नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आइवर जेनिंग्स ने कहा पवित्र इच्छाएं। श्री नसरुद्दीन ने कहा नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आइवर जेनिंग्स ने कहा डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं। लेकिन बात अगर डॉक्टर अंबेडकर की हो तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। हमारे समाज में, हमारे भारत में क्या करते हैं नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वहीं के.एम. पन्नीकर ने कहा निदेशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने में सहायक होंगे। आर्थिक क्षेत्र में क्या करेंगे, समाजवाद लाने में सहायक होंगे। यह किसने कहा, तो वह कहा के.एम. पन्नीकर। एक बार और इसे देख ले, उस व्यक्ति ने क्या कहा, तो के.टी. शाह ने कहा जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री नसरुद्दीन ने कहा जो कि नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आइवर जेनिंग्स ने कहा पवित्र इच्छाएं। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा नीति निर्देशक तत्व को, तो नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वही के.एम. पन्नीकर ने कहा जो कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने में सहायक होंगे। अब देखें नीति निर्देशक तत्व की महत्व की यहाँ बात करें। नीति निर्देशक तत्व के महत्व के अंतर्गत देखो तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह सरकार के कल्याणकारी कार्यों का क्या है, तो एक आधार है। सरकार के क्या है, तो कल्याणकारी कार्य करने का एक आधार है। क्योंकि डीपीएसपी में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था जो कि किस प्रकार से राज्य को, हमारे देश को में क्या करना है, तो कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो इस प्रकार यहाँ पे कल्याणकारी राज्य तो बनाना ही है। यह हमारे संविधान निर्माताओं का ही मनोदशा है, उनका एक विचारधारा ही था जो कि हमारे देश में किस प्रकार एक समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हो उन्हें भी न्याय मिल सके, उनको भी सारी सुविधाएं मिल सके। इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो पहला महत्व क्या दिया गया है, यहाँ महत्व के अंतर्गत अगर देखें तो नीति निर्देशक तत्व यह सरकार के कल्याणकारी कार्यों का क्या है, एक आधार है। दूसरा बात करें तो यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। समाज में क्या करना है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। हम लोगों ने क्या देखा जो कि प्रस्तावना और डीपीएसपी, संविधान में दो जगह डीपीएसपी और प्रस्तावना में क्या दिया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ दूसरा महत्व क्या दिया गया है, तो यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। तीसरा यहाँ बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के लिए के नीति अतिवाद से देश की रक्षा करता है। किससे रक्षा करती है, तो डीपीएसपी हमारे देश को अतिवाद से रक्षा करते हैं। और इसके कारण ही यहाँ एक बात और देखें तो इसी डीपीएसपी के कारण ही सरकार अगर बदल जाते हैं तो नीति की निरंतरता कायम रहती है। जैसे कि अगर हमारे देश में देखा जाए, अगर बीजेपी है और कल के दिन में अगर कांग्रेस आ जाए, या कांग्रेस है और कल के आगे चल के अगर बीजेपी आ जाए, तब भी क्या होती है, जो कानून हमारे संविधान में पहले बना हुआ है वही कानून निरंतर चलती रहती है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व के जो नीति है, नीति से क्या होती है, अतिवाद से देश की रक्षा करती है। और इसी के कारण क्या होती है, जो सरकार का नीति निरंतर जो है बदलती नहीं है, अर्थात निरंतरता कायम रहती है। किस कारण, तो डीपीएसपी के कारण। चौथा देखें तो यह सरकार का मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती है। तो आधार किस प्रकार से प्रस्तुत करती है, तो इस रूप में आधार प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न आधार है, जैसे कि कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत कई सारे सूचकांक भी होते हैं। आपने क्या किया सरकार को, सरकार क्या कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, इसका एक देखा है तो पूरा का पूरा मूल्यांकन तैयार किया जा सकता है। जो कि हमारे देश में कितनी स्वास्थ्य सुविधा है, कितनी पंचायतों की स्थिति है, मूलभूत जो सारी जो सुविधाएं की एक तरीका से किया जाए तो मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जो कि इसके महत्व के अंतर्गत जो कि ये सरकार के मूल्यांकन का आधार भी प्रस्तुत करती है। पाँचवा बात देखें तो नीति निर्देशक तत्व में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। भारत के संविधान का क्या है, तो इसके अंतर्गत हमारे संविधान का दर्शन, यानी हमारे देश के कैसा है संविधान, इस पूरे संविधान का एक खाका तैयार किया जा सकता है। पूरे संविधान को देखा जा सकता है किससे, तो नीति निर्देशक डीपीएसपी के माध्यम से। जिसके महत्व में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो पहला महत्व देखा नीति निर्देशक तत्व सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। दूसरा महत्व हम लोगों ने देखा जो कि यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है।
तीसरा हम लोगों ने देखा जो नीति से यानी नीति निर्देशक तत्व के नीति से जो है अतिवाद से देश की रक्षा करते हैं, अर्थात सरकार बदल भी जाएगा लेकिन नीति निरंतर कायम रहती है। चौथा देखें तो ये सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती है। और पांचवा देखें तो नीति निर्देशक तत्व में सरकार भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। अब देखें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर की बात करें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मूल अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार जो स्वरूप जो है इसका मौलिक अधिकार का स्वरूप पर देखा जाए तो मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट्स का स्वरूप जो है नकारात्मक है, लेकिन वहीं नीति निर्देशक की बात करें जाए तो वह है सकारात्मक। दोनों के स्वरूप की बात करें तो मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक लेकिन डीपीएसपी का स्वरूप सकारात्मक। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है लेकिन डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार में सीमाएं हैं लेकिन डीपीएसपी में सीमाएं नहीं है। और चौथा देखें तो निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रकार से ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में क्या क्या है, निलंबन की जो प्रक्रिया है विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी के अंतर्गत देखें जब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात जब तक डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाएगा, जब तक नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जाएगा तब तक डीपीएसपी स्वतः निलंबित है। और पांचवा देखें तो यह कानून के रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार जो कानून के रूप से मान्य है, लेकिन यह पांचवा के अंतर्गत देखें तो डीपीएसपी जो है यह नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार को क्या है तो कानूनी मान्यता और नीति निर्देशक तत्व को एक नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। और छठा देखें तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, इस प्रकार यह व्यक्तिक है। और अगर डीपीएसपी की बात करते हैं, ये पूरे समुदाय की बात करते हैं, अर्थात ये पूरे समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार डीपीएसपी जो है यह समाजवादी है। इसमें क्या क्या है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से मूल अंतर। तो पहला क्या देखें तो मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक लेकिन नीति निर्देशक सकारात्मक है इसका स्वरूप। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक अपरिवर्तनीय। मौलिक अधिकार में सीमाएं हैं, नीति निर्देशक तत्व में सीमाएं नहीं है। मौलिक अधिकार में निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रकार के प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो जब तक नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जाए तब तक ये स्वतः निलंबित है और कानून रूप से मान्य है मौलिक अधिकार। जबकि बात डीपीएसपी की हो तो यह नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। डीपीएसपी क्या है तो वह नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। लेकिन मौलिक अधिकार की एक बात और देखें तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट जो है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक है। लेकिन डीपीएसपी जो है ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार ये समाजवादी है। यहीं पर तो डीपीएसपी की समाप्ति हो जाती है। लेकिन एक बार पुनः हम लोग कम से कम डीपीएसपी की एक रिव्यू ले लें शुरू से अंत तक के। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा डीपीएसपी में, जल्दी बताना है आप लोग को भी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया तो वह लिया गया आयरलैंड से। यह संविधान के भाग कितने में तो संविधान के भाग 4 में है डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक कितने से कितने आर्टिकल है तो आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 में क्या है तो वह है राज्य की परिभाषा सेम एज आर्टिकल 12। आर्टिकल 37 में क्या है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत है लेकिन वह अपरिवर्तनीय है। आर्टिकल 38(1) की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। आर्टिकल 38(2) की बात करें तो आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को प्राप्त करना। आर्टिकल 39(1) की बात करें तो स्त्रियों और पुरुषों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 39(b) की बात करें तो देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। आर्टिकल 39(c) उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। आर्टिकल 39(d) स्त्रियों और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39(e) नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आर्टिकल 39(a) कैपिटल ए। आर्टिकल 39(a) निःशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय प्राप्त करना। आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करना। आर्टिकल 41 रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, विकलांगता, वृद्धावस्था में नागरिकों की सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 42
काम की न्यायसंगत दशाएं और महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43 मजदूरों के लिए निर्वाह अर्थात उचित मजदूरी प्रदान करना एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। आर्टिकल 43 ए यानी कैपिटल ए, आर्टिकल 43 ए उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी देना। आर्टिकल 43 बी सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। इसे कब जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करना। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की बाल्यावस्था और देख रेख शिक्षा का प्रबंधन करना। आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य जो दुर्बल वर्ग अर्थात जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या करना? आगे बढ़ाना। आर्टिकल 47 की बात करें तो प्राथमिक कार्य का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत देखें तो नागरिकों को पोषक आहार देना एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थ पर उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना। आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन का गठन एवं गाय तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध करना। आर्टिकल 48 ए की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण। आर्टिकल 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 51 को ही क्या कहा जाता है? तो विदेश नीति का संवैधानिक आधार। विदेश नीति का संवैधानिक आधार किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आर्टिकल 51 को। इस तरह यानी विदेश नीति का संवैधानिक आधार के अंतर्गत कितने आधार बनाए गए हैं? तो वह कुल 4 है। पहला क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्यायसंगत व्यवहार को बढ़ावा देगा भारत। और तीसरा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों का पालना को बढ़ावा देगा। और चौथा देखें तो भारत चाहता है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का जो समाधान हो वह मध्यस्थता के रास्ते से हो। तो आर्टिकल 51 में क्या देखें जो कि आर्टिकल 51 क्या है? तो विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। और इसको अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यहाँ एक बात ये भी याद रख सकते हैं, आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना कहाँ है? तो DPSP आर्टिकल 51। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति यहीं पर करते हैं और इस वर्ग की भी समाप्ति होगी और आपके DPSP की भी समाप्ति होगी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की भी समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।